जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम और आइए आपसी रवायती अंदाज में एक दफ़ा गुड मॉर्निंग कहते हैं। 1 2 गुड मॉर्निंग। यस दैट्स वेरी गुड मॉर्निंग। और आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो है कि हमारी सोसाइटी में पोइट्स, राइटर्स, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, इनकी कमी क्यों वाक़ हो गई। क्या वजह है कि हमारे यहाँ अब शायर, वैसे शायर, उस पाए के शायर पैदा नहीं होते हैं। क्या वजह है कि हमारे यहाँ ये पूरा एक जो शोबा है ये बहुत डिक्लाइन पे है। जिस जगह पे पाक टी हाउस हुआ करता था वहाँ पे टायरों की दुकान खुल गई। अब खैर पंजाब हुकूमत की काविशों से वो बस तो गया है दोबारा, लेकिन अभी तक उसमें कोई राइटर्स, कोई थिंकर्स, कोई फिलोसोफर्स, कोई पोइट्स नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे एक आदमी जो गज़ल लिख रहा है वो वहाँ जाके अपनी गज़ल पेश करे, उसकी इस्लाह करवाए। ये एक दौर हुआ करता था पहले, जब बड़े बड़े नाम अहमद नदीम कासमी साहब, रियाज शाहिद साहब, ये सब लोग जो थे ये वहाँ बैठा करते थे पाक टी हाउस में। और वहाँ पे महफिलें होती थीं, बैठकें होती थीं, वहाँ पे नया कलाम पढ़ा जाता था, बच्चों की इस्लाह की जाती थी, उनके जो काम की इस्लाह की जाती थी। अब वो दौर नहीं रहा। क्या वजह है कि वो दौर चला गया, या हमने अपने राइटर्स या अपने जो पोइट्स थे उनके साथ सलूक ऐसा किया कि किसी माँ बाप को ये हिम्मत पैदा नहीं हुई कि वो दोबारा अपने बेटे को या बेटी को पोइट बनाए, फिलोसोफर बनाए, थिंकर बनाए, वो बनाए जो एक कौम को ज़िंदा करता है, उस कौम को अपने अल्फाज से इकट्ठा करता है, अपने अल्फाज से वो उनको आगे की दुनिया के मंजर दिखाता है और बताता है कि वो किस हाल में है। आयतुल्लाह खमीनी जब उनको एग्ज़ाइल हुआ तो उनके पास एक ही ज़रिया था। उस दौर में ना SMS थे, ना लाइव कॉल्स थी, ना कुछ था। तो वो वहाँ से सिर्फ एक ख़त लिख के भेजा करते थे और कुछ ही अरसे बाद, कुछ सालों बाद उस ख़त से रेवोल्यूशन ईरान में आई और तख्ता उलट दिया गया। और ये होते हैं लीडर्स, और ये ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, एक ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं जो अल्फाज और इन चीज़ पे मुश्तमिल हो। अब जैसे कि अगर आप देखें तो हमारे यहाँ अब कोई ऐसा पोइट नहीं जिसको आप कोट कर सकें, जिसका शेर पढ़ सकें। अभी हैं, थोड़े बहुत हैं, मैं उनको सबको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक लेवल जो था वो अब नहीं रहा। उसमें कुछ तो हुकूमती पहलू भी है, बिकॉज मुझे याद है कि उस्ताद दामन को की करी जाना है, कभी रूस जाना है, कभी चीन जाना है, देख दरी खेस खिंची जाना है, कौम द फलूस कड्डी जाना है। ये उन्होंने एक नज़म लिखी थी जिस पे उनको तशद्दुद किया गया, उनको पानी में खड़ा करके उनको मारा गया। और ऐसे हबीब जालिब साहब की ज़िंदगी अगर आप देखते हैं, क्योंकि मैंने तो उनको बहुत करीब से देखा है, बिकॉज हमारे यहाँ घर उनका आना जाना बहुत था। मेरे अब्बा के साथ उन्होंने बहुत काम किया, ज़रका, ये अमन, ये सब उनके साथ बैठ के उन्होंने तख्लीक की फिल्में। तो उनकी ज़िंदगी कोई इतनी खुश नहीं थी, इसलिए कि वो हक़ की बात करते थे और हक़ की बात शायद लोग सुनना पसंद नहीं करते अब। तो उसमें उनका जो एक प्रोसेस था, मुझे याद है कि वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल के एक अंधेरे कमरे में लेटे हुए थे और 5,000 रुपया नहीं था उस दौर में, जिस दौर में उनका ऑपरेशन होना था। और ये बड़े बड़े नाम, ये सब हुकूमतें ये उस वक्त वहीं पे थीं, लेकिन एक ऐसा शायर हम में से चला गया और उसका गैप कभी फिल नहीं हुआ। ये मुल्क जो है, ये भी एक शायर ने ही सोचा था, इसका ख्वाब देखा था। तो क्या वजह है कि इतनी रूट्स होने के बावजूद, पोइट्री के साथ इतनी रूट्स होने के बावजूद हम अभी तक और इस तरह के लोग पैदा नहीं कर सके, ना हम राइटर्स पैदा कर सके। क्योंकि ये अमन फिल्म मेरे अब्बा ने बनाई और वो बनाने के बाद वो भुट्टो साहब का दौर था और उस दौर में उस फिल्म को बैन कर दिया गया था, बिकॉज उन्होंने कहा कि ये कश्मीर के ऊपर हमारी पॉलिसी नहीं है, लिहाजा इस फिल्म को बैन कर दिया जाए। और कहा जाता है कि रियाज शाहिद को कैंसर ने नहीं, सेंसर ने मारा था। तो उनकी जो इश्क था अपनी फिल्म के साथ, वो तो ये जो सेंसर है और ये जो चीज़ें हैं, ये बाकी चीज़ें उनको नज़र नहीं आती। जो टेलीविज़न पे चल रहा है वो नज़र नहीं आता, जो बाहर के चैनल्स हैं वो नज़र नहीं आते, इंडियन फिल्में जो यहाँ पे तबाहियाँ फेर रही हैं वो नज़र नहीं आता इनको, कि हमारी जो सोशल फैब्रिक है
اس کی دھجیاں بکھیر رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. دیکھیں دیکھنے میں اور اس کو عمل کرنے میں بہت فرق ہے. تو آپ دیکھیں ضرور, دنیا کو دیکھیں, لیکن اپنے کردار کو ان تمام کرداروں سے بچا کے رکھنا, اسی کا نام پاکیزگی ہے, اسی کا نام عبادت ہے, اسی کا نام اپنی پہچان ہے. میں صرف یہ چاہوں گا کہ میں کسی کو یہ نہیں کہتا, کیونکہ آج کل دور ہی نہیں کسی بچے کو سمجھانے کا, ان کے ساتھ چلنے کا دور ہے, تو ان کو صرف اتنا کہوں گا کہ ان کو دیکھیں ضرور, لیکن ان سے سیکھ کے اسے استعمال, اسے اپنی ایوری ڈے یوز میں نہ لے کے آئیں. لیکن آج ٹاپک یہ ہمارا نہیں ہے, وہ کس دن بات کریں گے. پوئٹس کیوں ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ کسٹم میں رکھوانا چاہتے ہیں بچوں کو, اپنے کرکٹ میں کروانا چاہتے ہیں, میوزک میں کرانا چاہتے ہیں, اور بڑے شعبے ہیں جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئک فیم اور کوئک چیزیں ہوں, لیکن جو تھنکر ہے, جو بیس بنتی ہے ایک نیشن کی, اس طرف کوئی ماں باپ اپنے بچے کو نہیں بھیجتا. کیا ہم نے اپنے شاعروں کا یہ حال کیا ہے کہ کوئی آج شاعر نہیں بننا چاہتا؟ اس پہ بات کریں گے, لیکن پہلے دیکھتے ہیں دن بھر جیو. پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ہونے والے 3 روزہ مذاکرات آج دوسرے روز بھی جاری رہیں گے. ان مذاکرات میں وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں. سپریم کورٹ میں آج وحیدہ شاہ کیس اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں رونما ہونے والے جعلی ادویات کیس کی سماعت ہوگی. آج دوپہر پنجاب اسمبلی میں پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے اجلاس کا آغاز ہوگا. اجلاس کی صدارت اسپیکر صوبائی اسمبلی رانا اقبال کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف آج 5ویں روز بھی مینار پاکستان گراؤنڈ میں اپنا کیمپ دفتر لگا کر لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے. 7واں ساؤتھ ایشیا بزنس فورم آج چین میں شروع ہوگا, جس کا افتتاح وفاقی وزیر تجارت مخدوم امین فہیم اور چین کے کاؤنسل فار پروموشن آف انٹرنیشنل بزنس کے وائس چیئرمین کریں گے. اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پاکستانی ٹیسٹ کرکٹرز کا ٹریننگ کیمپ آج تیسرے روز بھی جاری رہے گا. جی مدیہ. جی شان, کیا حال آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ابھی آپ نے دیکھا دن بھر جیو, اور اس میں 2-3 چیزیں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ پورا ایک خیمہ لگا ہوا ہے, اور میرے خیال میں آج کل جلسوں کا جو بجٹ ہے وہ کٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ وہ عوام کی کوئی بات کر کے اسی کی پرابلم کے اوپر ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں, لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو درخواست دینی کہ جی بجلی نہیں آ رہی, تو وہ تو خود احتجاج میں شامل ہے, تو وہ اچھا, یہ ایک اچھی بات ہے, اچھا نظریہ ہے. لیکن جب وزیر اعلیٰ کھڑا ہو تو میرے خیال میں جو فیڈریشن ہے ہماری, اس کو ان کو سیریس لینا چاہیے, ان کی جو بات ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے. لیکن شاید یہ سب الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں, کیونکہ کل کوئی کہہ رہا تھا کہ اور اگلے جب تک دعا کریں کہ اس ملک میں ہر دن الیکشن کا دن ہو, تاکہ عوام کی سنی جائے, عوام کی خدمت ہو, عوام کو بجلی ملے, عوام کو پانی ملے. اس لیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ حکمرانوں کے لیے صرف ہم الیکشن کی وہ چڑیاں ہیں جسے وہ اس دن اڑاتے ہیں, اس کے علاوہ وہ سے ابھی جو آپ نے بات کی 5 روز سے یہ جو احتجاج کریں, عوام بیچاری تو اس لیے احتجاج کرتی ہے بیکاز عوام کے پاس ایک پرٹیکولر ان کے پاس ان کو نہیں پتا کہ اس نے کس بندے سے جا کے بات کرنی ہے, اس کی اتنی رسائی نہیں ہے. جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے ایٹ لیسٹ ان کو تو چاہیے کہ وہ جا کے سیدھا ڈائریکٹ بات کریں, اور اس کے مذاکرات ہونے چاہیے, پراپر ڈسکشن ہونی چاہیے, بجائے کہ وہ بھی عوام کے ساتھ ہو جائے تو عوام کو لگے گا جی بہت ہی ظلم ہو رہا ہے, اور پھر یہ جو ایک طرح سے پھر وہی صوبوں والی جو آپس میں لڑائی ہیں وہ میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ ان کو اب آئی پرسنلی فیل کہ جتنے وہ اگریسو ہیں, جتنا وہ کرنا چاہتے ہیں, جتنا وہ کر رہے ہیں شہر کے لیے یا ملک کے لیے, ان کو اب سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ لوگ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ لوگ اب اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ وہ یہ نہیں سننا چاہتے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بجلی نہیں آ رہی ہے. یہ سب باتیں ہو چکی ہیں, یہ باتیں سنی جا چکی ہیں. ہاں, اگر آپ نے کوئی فروٹفل سٹیپ لینا ہے تو لوگوں سب سے پہلے آپ اپنے گھر کی بجلی بند کریں اور اپنا بل پھاڑیں, تاکہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو کہ جی یہ وہ پروگریسو آدمی ہے جس نے ہمیں لے کے چلنا ہے, ان اندھیروں سے نکالنا ہے. تو آئی تھنک اگر ہم بھی اسی ریل کا ڈبہ بن جائیں گے اور انجن نہیں بنیں گے, تو پھر جس جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں یا جس انقلاب کی ہم بات کرتے ہیں وہ شاید الیکشن کی حد تک ہی آئے گا. اور ابھی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ایک بہت ہی فیوریٹ پوئٹ انور مسعود صاحب. ڈونٹ گو اوے.
थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हमारे साथ अनवर मसूद साहब हैं, लेकिन पहले हम एक पैकेज देखेंगे जो हमने तैयार किया। लेट्स गो एंड वॉच दैट पैकेज। जियो शान से ਤੇ ਕੂਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਅਨਵਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ। शायद ही कोई ऐसा शायर हो जिसने मज़ाहिया शायरी में अनवर मसूद जैसा नाम कमाया हो। मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत पाने वाले अनवर मसूद 8 नवंबर 1935 को गुजरात में पैदा हुए। एमए फारसी में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद वो दरस व तदरीस के शोबा से मुंसलिक हो गए। अगरचे तालीमी मैदान के लिए उन्होंने फारसी जुबान का इंतखाब किया, लेकिन तख्लीकी मैदान में उन्होंने फारसी के साथ साथ उर्दू और पंजाबी जुबान को जरिया इजहार बनाया। उन्होंने शायरी और मजमून नवीसी के जरिए न सिर्फ मुआशरे के पेचीदा मसाइल को उजागर किया, बल्कि अपने चुस्त और काटदार मिसरों से गैर मुनसिफाना रवैयों की निशानदही भी की। अनारकली दियां शाना, बुनैन, अज की पकाइए, जुमा बाजार, जेहलम दे पुलते, अंबड़ी और कोफ्ता का शुमार उनकी शोहराए आफाक नज़मों में होता है। ਬੋਟੀ ਲਈ ਤੇ ਟੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੀਮੇ ਦੀ ਫੇਰ ਬਣਾਈ ਬੋਟੀ, ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ ਕੀਮਾ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ बल्ले बल्ले। मुतअद्दिद तसानीफ के खालिक अनवर मसूद की पहचान तो उनकी तंजिया और मज़ाहिया शायरी है, लेकिन मुनफरिद असलूब के हवाले से उनकी संजीदा शायरी भी अपनी मिसाल आप है। अनवर मसूद की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि उनकी शिरकत के बगैर किसी भी मुशायरे या अदबी मेले को अधूरा ख्याल किया जाता है। जियो शान से। थैंक यू सर। आज मेरे पास इतना कुछ आपसे पूछने के लिए है कि ये वक्त मुझे बहुत कम लगता है, लेकिन आज हमारा मैंने एक उसका जो टॉपिक था हमारा आज जो स्टार्ट जिससे हमने किया जी वो ऐसी कि साढ़े मुल्क च जिमें मेरे वालिद सन रियाज शाहिद साहब, जी रियाज शाहिद साहब मेरे वालिद जी थे। रियाज उनके बाद और भी जो असी शायरां नाल सलूक करने हैं या थिंकर्स नाल सलूक करने हैं या एक कौम दे अंदर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ एक कौम ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ट्रेंड मुक गया। की वजह है कि वो आज पाकिस्तान में कोई नया ऐसा कोई वो नहीं आ रहा जिससे एक कौम बेदार हो जाए या कोई बात बेदार हो जाए या कोई आइडिया बेदार हो जाए। तो अब क्या वजह है कि हमने क्या उनको सपोर्ट नहीं किया या उनको पसंद नहीं किया कि आहिस्ता 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 वो शोबा बिल्कुल बंद होता जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। शोबे कभी बंद नहीं होते। गुल इस शाख से टूटते भी रहे, इसी शाख से फूटते भी रहे, ये कभी नहीं होता। कोई आप देखें मीर पैदा होता है, लेकिन उसके और गालिब के दरमियान एक वक्त लगता है। हनूज अंदर, फारसी में इकबाल ने कहा है, हनूज अंदर तबीयत मी खलद मौजू शबद रोज़े, अभी तबीयत में चुभ रहा है, किसी दिन मौजू हो जाएगा। तो गालिब के बाद इकबाल में कितना फासला लगता है जी, और बीच में कितने शायर आते हैं और फिर इकबाल पैदा होता है जी। तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। जब तक ज़िंदगी है उसके मसाइल मौजूद हैं, उन मसाइल पर तबसरा करने वाले शेर के अंदाज में मौजूद रहेंगे और ये सिलसिला कभी थमने वाला नहीं है। और बाकी ये बात कि लोग कह रहे थे कि जी लोग कदर नहीं करते, बिल्कुल गलत बात है। जितनी मेरी कदर हुई है उसका मैं जितना, अगर शान मुझे एक और ज़िंदगी मिल जाए तो मैं इस ज़िंदगी में जो अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र अदा करना चाहूँ तो वो ज़िंदगी थोड़ी है। तो बहुत बहुत मेरी पजीराई हुई है। माशाल्लाह, वो तो मैं तो आपको वो तो है ही है, लेकिन मैं बीच में एक दो दराहों के बीच में खड़ा हूँ कि एक तरफ तो मैं माजी देखता हूँ और एक तरफ मैं फ्यूचर देख रहा हूँ। और फ्यूचर में मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं नए नए कॉलेजेस में लेक्चर देने जाता हूँ, मार्केटिंग पे जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करता हूँ, बहुत से लोगों से मिलता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई नौखेज़ ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिसमें मैं कह सकूँ कि यार ये लड़का कल को बहुत तेज़ निकलेगा, या कोई ऐसा अदबी एक साइड प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे कोई नया लिखने वाला आके किसी
लेजेंड से आके कोई करेक्शन करवा ले, कोई नई नज़में हो। पाक टी हाउस था जैसे, जहाँ गुफ्तगू शनीद हुआ करती थी और लोग बैठा करते थे, नई नई आइडियोलॉजीज निकलती थी। ज़िया के दौर में ज़िया के ख़िलाफ़ लोगों ने लिखा, इतना उसको सियासी उसका एक मंजर आम पे चीज़ें आई। उस्ताद दामन थे, फैज़ अहमद फैज़ साहब को एग्जाइल कर दिया गया। क्या ये मिसालें नहीं हैं कि शायर ना बनना? नहीं नहीं, मैं अपनी जाती जिंदगी मैं के वैसे तौर पर जाती ये- तो माशाल्लाह आपकी, मैं जाती पे तो आ ही नहीं रहा, मेरे पास तो 3 सफ़े हैं आपकी जाती पे, मैं जाती पे नहीं आता। बाकी ये बात लेकिन ये एक है- ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मुझे आप पूछते हैं कि जी फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेंड, तो मैं ये कहूंगा कि जी फिल्म इंडस्ट्री जो है अभी बहुत डाउन है। जब तक नए थिंकर्स, क्रिएटर्स और यंग ब्लड इसमें नहीं आएगा, मेकिंग में, खाली एक्टिंग में नहीं, तब तक इसकी एक नई फील शक्ल नहीं बाहर आएगी, नहीं नई शक्ल नहीं आएगी। हम नई सदी में किस तरह लेके जाएंगे इसको? आज बच्चा जो है वो किताब से दूर हो गया, इंटरनेट से करीब हो गया। तो इंटरनेट का शहर कहाँ से नहीं, आएगा? किताब से दूर नहीं हुआ बच्चा, किताब से अजीजों का राबिता कायम, वो इससे अब भी बहुत फायदा उठाते हैं। कभी क्लास में आते थे साथ लेके इसे, अब इम्तिहान के कमरे में लेके जाते हैं। ये राब्ते टूटते नहीं। शोपनहार एक बहुत बड़ा फिलासफर हुआ है, उसने कहा कि जीनियस की एक अजीब आदत है कि अजीब अजीब जबानों में और अजीब अजीब जगहों पे पैदा हो जाता है। तो ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, नहीं, ना उम्मीद ना हो इनसे रहबर फरजाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेज़ौक नहीं रहा। लेकिन जैसे भी शान ने पहले बात की थी कि पेरेंट्स का ये होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, या वो यही चाह रहे होते हैं कि क्रिकेटर बने या म्यूजिशियन बने, क्योंकि उनको पता है इसमें पैसा आना है। तो अब ये ट्रेंड भी ऐसा थोड़ा कम होता जा रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे नापैद होते जा रहे हैं ये जो शायर हैं। तो क्या इसमें पैसा नहीं है? ऐसी क्या वजह हो सकती है कि पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते कि हमारा बच्चा अच्छा शायर बने या बच्चा अच्छा लिखता है, तो उसे कहते नहीं बेटा ये नहीं, तो अपनी किताब पे नहीं, बच्चे को वही कुछ बनना चाहिए जो उसका ट्रेंड हो। देखिए, मेरे वालिदैन मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे शाम, लेकिन अल्लाह जिसे रखे। मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी है जी, एफएससी मेडिकल तक पढ़ी है, लेकिन उसके बाद मैं समझा, मैं वो मेंढक की डाइसेक्शन कर रहा होता था, तो मैं कहता था कि ये क्या हो रहा है। मैं बैठ के गजल लिख रहा होता था। वो फूल को लेके बॉटनी में वो ब्लेड से उसे काटते थे, उसका फार्मूला बनाते थे। मैं कहता था यार इस फूल को तो बुलबुल की नज़र से देखना चाहिए, ये क्या सलूक हो रहा है इससे। तो फिर मैंने मेरी निभी नहीं है उसके साथ। तो असल में देखना यही चाहिए कि बच्चे का हमारे यहाँ ऐसा सिलसिला बता होना चाहिए जिससे मालूम हो जाए कि बच्चा किधर जाना चाहता है जी। नहीं, तो बड़ी अच्छी आपने बात की कि बच्चे के ऊपर हमें देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, पोटेंशियल वो क्या किस है, तरफ जाना चाहता है। और ये वो- इसके ऊपर तो हम बहुत से प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं इस बात पे कि अपने बच्चे को कम्युनिकेशन जो है उसके साथ, और आप उसके पेरेंट्स हैं, आपने उसकी जेंडर तो सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन आप उसके अंदर की क्वालिटीज़ जो हैं, क्योंकि पहले 5 सालों में कहते हैं कि बच्चा मुकम्मल हो जाता है और उसमें जो बनना होता है वो वही बनता है। तो अगर आप उन 5 सालों में उसको ढूंढ लेते हैं और उसको उस डगर पर चला देते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनवर मसूद साहब यही कह रहे हैं कि उसके अंदर का टैलेंट जो अल्लाह ने उसे दिया है, जो अल्लाह ने बख्शा है, कि जब बॉटनी की क्लास में बैठ के जो फूलों को बुलबुल की नज़र से देखे, वो अल्लाह का टैलेंट ही हो सकता है। तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं डोंट गो अवे। जियो शान से